हेलो दोस्तों, आप सुनना शुरू कर दिए हैं इंजीनियर कार्तिक एसएससी को। हो रहे एग्ज़ाम एनटीपीसी के से रिलेटेड एक नया पार्ट लेकर आया हूँ। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो भी अब तक के आए हुए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं, जो भी आरआरबी के जितने भी अब तक आए हुए हैं उनकी एक सैचुरेट करके एक पीडीएफ बनाया गया है और इस पीडीएफ को डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये बहुत ही बेनिफिट होगी आपके लिए, क्योंकि आप खुद ही पढ़ोगे तो खुद ही फील होने लगेगा। क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है, इसमें एक क्वेश्चन में कम से कम 4-4 5-5 नहीं, कम से कम 10-10 20-20 आंसर आपको बताया जाएगा, मतलब कि क्वेश्चन बताया जाएगा, ठीक है ना। उसमें से एनालिसिस किया जाएगा, कुल मिला के कहने का मतलब है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको वॉइस थोड़ी सी लगे कि स्लो बोल रहा हूँ तो आप स्पीड थोड़ा बढ़ा के सुनिएगा। अगर वॉइस थोड़ा कम सुनाई दे रहा हो तो थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिए, थोड़ा वॉइस बढ़ा लीजिएगा, ताकि वॉइस में कोई दिक्कत ना हो। थोड़ा सा मानता हूँ, थोड़ा सा वॉइस में दिक्कत हो रही। और अगर आपको अच्छा भी लगे या ना लगे, थोड़ा सा एक लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए कि कैसा लगा आपको। थोड़ा सा बताइए सही है कि गलत है, वॉइस में क्या प्रॉब्लम है, या पीडीएफ जो है उसमें कोई प्रॉब्लम है तो नहीं। तो ये चीज़ आप बताइए, कमेंट कीजिए, तभी तो मुझे समझ में आएगा। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है हाइड्रोकार्बन से है। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन बने होते हैं, उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन हमेशा हाइड्रोकार्बन ये विलयन लिक्विड में ही वो विलय होते हैं। जैसे वाटर में इसको हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं, आप अगर मिलाओगे तो वो मिलेगा नहीं, ठीक है ना। कुछ ये केवल हाइड्रोकार्बन लिक्विड में ही वो क्या कहते हैं तुम्हारे विलय होते हैं। और सबसे पहले दो प्रकार का हाइड्रोकार्बन, संतृप्त और असंतृप्त, दोनों को समझाता हूँ। संतृप्त का मतलब है जिसके चारों कार्बन क्या हों, जिसके चारों कार्बन तुम्हारे संतृप्त अवस्था में। संतृप्त अवस्था का मतलब है कि जैसे कार्बन है, चारों बांड उसके बंधे होते हैं, ये संतृप्त अवस्था हो गई। असंतृप्त अवस्था का मतलब होता है कि जो कार्बन है उसके बीच डबल बॉन्डिंग आ गई है, मतलब पाई बांड होता है, एक अल्फा बांड एक पाई बांड होता है, अगर आप पढ़े होंगे तो, ठीक है ना। तो पाई बांड आने से असंतृप्तता आ जाती है। यहाँ पर जो पाई बांड होता है वो वीक बांड होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होने का जो प्रभाव होता है वो बढ़ जाता है, इसलिए असंतृप्त। असंतृप्त मतलब जिसकी भूख मिटी नहीं हो। असंतृप्त का मतलब है जहाँ पर भूख मिट गई हो, मतलब वहाँ पर जहाँ पर एकल बांड होगा वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर संतृप्त। जहाँ पर द्वि बांध या त्रिक बांध होगा वहाँ पर क्या कहते हैं, असंतृप्त, ठीक है ना। याद रहेगा। चलो ठीक है, आगे है। ये एल्केन एल्किन एल्काइन 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। एल्केन क्या होगा, जहाँ पर सिंगल बॉन्ड। एल्किन क्या होगा, डबल, जहाँ पर डबल बॉन्ड। जहाँ पर 3 बॉन्ड क्या होगा, क्या कहते हैं, वहाँ एल्काइन हो जाएगा। अच्छा, इन तीनों में सबसे ज़्यादा मजबूत बॉन्ड कौन होगा, एकल बॉन्ड, द्वि बॉन्ड या त्रिक बॉन्ड। तो सबसे ध्यान देना, सबसे त्रिक बॉन्ड, क्योंकि 1 2 3, 3 को तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, 2 को थोड़ा सा और मुश्किल, थोड़ा सा कम मुश्किल, 1 को तुरंत ही तोड़ दोगे, है ना। इसलिए ये वाला वीक हो गया, मतलब 2 लोगों को तोड़ना है ना, तो ये वाला ज़्यादा है, तो इसलिए ये ज़्यादा मजबूत हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। और एक क्वेश्चन ये है कि जो वनस्पति घी बनाई जाती है उसमें निकिल पेडियम की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया द्वारा ये बनाई जाती है। और एक और याद रखना, जो एथाइन होता है, ये कई बार पूछा है। एथाइलिन या एथिलीन बोलते हैं इसको, एथिलीन या एथाइलिन, जहाँ जो भी बोलो, फलों को पकाने के लिए यूज होता है। और यही क्या कहते हैं, पादप हार्मोन्स का एक गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला तुम्हारा क्या कहते हैं, एक मतलब कि यूनिक पादप हार्मोन्स है, समझ रहे हो कि नहीं। ये क्या है, एक पादप हार्मोन्स भी है, हार्मोन्स, ठीक है ना। वो भी किस अवस्था में है, गैसीय अवस्था में। तो एथाइलिन या एथिलीन जो भी बोल देते हैं, एथिलीन भी बोलोगे तब भी सही है, एथाइलिन बोलो तो तब भी सही है। चलो ठीक है। चलो ठीक है, ओके, आगे आते हैं। और एथाइन धातुओं की वेल्डिंग में एसिटिलीन,
ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं। तो भारत में शेयर बाजार के लिए प्रमुख नियमन प्राधिकरण कौन है? सेबी, ठीक है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय, तो सबसे पहले आरबीआई और सेबी दो ही होते हैं शेयर बाजार के लिए। तो आरबीआई क्या होता है? बैंकिंग प्रणाली को विनियमित करता है। बैंकिंग में जितने भी बैंक होते हैं उसका सबसे मालिक कौन होता है? आरबीआई। और सेबी क्या होता है? सेबी को शेयर बाजार के लिए, शेयर बाजार के लिए सेबी। कहाँ पर? मुंबई, हेडक्वार्टर मुंबई होता है। और माधुरी पुरीपुच इसके अध्यक्ष हैं। ये तो मान लो बदलते ही रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। नाबार्ड बहुत बार पूछा है। नाबार्ड 12 जुलाई 1882 ईस्वी में ये आया था। नाबार्ड। और एसबीआई कब आया था? 1955 में, याद रखोगे। आरबीआई कब आया था? 1935 में आया। और 1949 में शायद इसका क्या कहते हैं अभी आएगा। चलो ठीक है। तो नाबार्ड 1992 याद रहेगा। कृषि 1965 याद रहेगा, ठीक ना। अब आगे आते हैं कि आरबीआई की स्थापना कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई। आरबीआई की स्थापना किस आयोग के द्वारा हुई? हिल्टन आयोग की सिफारिश की वजह से हुई थी। स्थापना कहाँ से हुई? 1935। हेडक्वार्टर क्या है? मुंबई, ठीक है ना। स्थापना 1935, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई। और इसको आप ये क्वेश्चन बताइए, इसको राष्ट्रीयकरण इसका कब हुआ? अगर 1935 में बना तो राष्ट्रीयकरण का कब हुआ था? 1949 में। ये याद रखना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। मौद्रिक नीति ये है। पहले गवर्नर कौन रहे? पहले गवर्नर कौन रहे? ओसबॉर्न स्मिथ। पहले दूसरे गवर्नर सीडी देशमुख। तो पहला याद रखना, ओसबॉर्न स्मिथ। स्मिथ साहब थे सबसे पहले गवर्नर। सबसे पहले आरबीआई गवर्नर पहले कौन से थे? ओसबॉर्न। और सबसे भारतीय गवर्नर कौन रहे? रेडी देशमुख। देशमुख से याद ही रख लो, देश का मुख यार। सीडी भी है। सीडी क्या होता है? कंपैटिक्स। और देश का मुख, देश का मुख मतलब भारतीय, पहला भारतीय गवर्नर। बैंकों का बैंक कौन होता है? आरबीआई होता है। और अच्छा एक क्वेश्चन ये बताइए, आरबीआई जिस दर से क्या कहते हैं बैंक को लोन देता है उसको क्या कहते हैं? आरबीआई जिस दर से बैंक को लोन देता है उसको क्या क्या कहते हैं? रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट या बैंक दर कहते हैं। क्या कहते हैं? बैंक दर। जिस दर से बैंकों को लोन देती है उसको क्या कहते हैं? बैंक दर कहते हैं। चलो आगे आते हैं। सिडबी क्या है? भारतीय लघु उद्योग विकास। सिडबी क्या है? भारतीय लघु उद्योग विकास। लखनऊ है सिडबी का मुख्यालय। 1990 में स्टार्ट हुआ। चलो अगला तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है कि वह युद्ध जो दक्षिण भारत में पड़े और बंगाल का एक बंगाल तक फैला गया, जहां पर रॉबर्ट क्लाइव ने नेतृत्व में ब्रिटिश सेना के नवाब सिराजुद्दौला से कलकत्ता पर पुनः कब्जा कर लिया, जिसे फ्रांसीसी का समर्थन प्राप्त था। बताओ ये ये सिराजुद्दौला कौन था? सिराजुद्दौला याद आ रहा है? सिराजुद्दौला। प्लासी का युद्ध 1757। सिराजुद्दौला बताइए किस युद्ध में मारा गया? चौथे वाले युद्ध में, कि इसी में मारा गया? तो बताइए। सिराजुद्दौला और शुजाउद्दौला दो दो हैं। शुजाउद्दौला 1764 के युद्ध वाले में, 1764। और 1757 में सिराजुद्दौला, ठीक है ना। तो प्लासी का युद्ध कहाँ हुआ था? 1757। इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट है, काल कोठरी की घटना। इन्होंने क्या किया कि ढेर सारे अंग्रेजों को एक ही कोठरी में सबको बंद करके रात भर दिन भर उसको पड़ा रहने दिया। जब खोला तो उसमें से ढेर सारे लोग मर गए थे। वही काल कोठरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1956 ईस्वी में हुआ था। प्लासी की वो 57 में हुआ। और प्लासी के युद्ध का नेतृत्व कौन किया? रॉबर्ट क्लाइव ने। और इसी को इलाहाबाद की संधि के लिए 1765 में बुलाया भी गया था। 1764 में कौन सा युद्ध हुआ था याद है? 1764 में कौन सा? बक्सर का युद्ध। यहाँ पर शुजाउद्दौला था। देखो याद रखना, बक्सर के युद्ध में शुजाउद्दौला। समझ आया? बक्सर के युद्ध में शुजाउद्दौला और प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला। यहाँ शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम भी था, शाह आलम द्वितीय 3 लोग थे। और ब्रिटिश के सरकार हेक्टर मुनरो वहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव हेक्टर मुनरो। मीर जाफर के बाद उसका दामाद मीर कासिम आया। और
समकालीन गवर्नर कौन था, इसको जान ही रहे हो, तो हो गया। चलो ठीक है, इसमें याद करने प्लासी को 1757 किसके समय, सिराजुद्दौला और काल कोठरी का ये याद रख लो। और 146 अंग्रेज़ों को 146 अंग्रेज़ों को 18 फुट लंबे 14 फुट 10 इंच कमरे में, 10 इंच कमरे चौड़ा यार 10 इंच बहुत होता है। अच्छा 14 फुट 10 इंच, सॉरी, चलो ठीक है। तो ये चीज़ें हुई थी। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का है, इलाहाबाद की संधि हुई 64 में हुआ, तो भाई इलाहाबाद की संधि भी हो गई। बोला चलो संधि कर लिया जाए। तो तुम्हारा 1765 इसमें इलाहाबाद की संधि हुई, कौन आया, रॉबर्ट क्लाइव आया। अच्छा, रॉबर्ट क्लाइव 1700 जब 65 हुआ था, द्वैध शासन की शुरुआत की। द्वैध शासन का मतलब है दोहरा शासन, और इसको ख़त्म किसने किया, 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने ख़त्म किया था। 1765 में लगा था और 1772 में द्वैध शासन ख़त्म कर दिया। ठीक है ना। अब दूसरा क्वेश्चन क्या आ रहा है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि सांडीवास का युद्ध कब हुआ था। फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच हुआ था, जिसमें ब्रिटिश की जीत हुई। 1760 ईस्वी में वंडीवास का युद्ध हुआ था। 1757 में प्लासी, 1764 में बक्सर का युद्ध। प्लासी के युद्ध में कौन जीता, अंग्रेज। बक्सर के युद्ध में कौन जीता, अंग्रेज। प्लासी के युद्ध में नेतृत्व कौन किया था, सिराजुद्दौला। बक्सर के युद्ध में शुजाउद्दौला। कर्नाटक के युद्ध कितने हुए थे, टोटल 4 कर्नाटक के युद्ध हुए थे। दूसरे में कौन मरा था, दूसरे में बताइए, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, कर्नाटक का युद्ध बताइए। तो कर्नाटक के युद्ध की बात करते हैं, तो सांडीवार का युद्ध ही कर्नाटक का युद्ध बताया जाता है। इसी के बीच हुआ था कर्नाटक युद्ध। तीसरा कर्नाटक युद्ध, सांडीवार का युद्ध, ठीक है ना। और द्वितीय वाला इधर अंबर के युद्ध के साथ शुरुआत हुई, और प्रथम वाला इधर खत्म हुआ एक्स ए चापेल की संधि के साथ। याद रहेगा। कर्नाटक का युद्ध ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच हुआ, ये भी याद रख लो। कर्नाटक का युद्ध किसके बीच हुआ, ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच हुआ। किसके बीच, ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच। कितने युद्ध हुए, 3 युद्ध हुए, और इसमें से फ्रांसिस क्या हुआ, हार हुई। पहला युद्ध की समाप्ति कब हुआ, ला चापेल की संधि हुई। द्वितीय वाला अंबर के युद्ध के साथ शुरुआत हुई। इसमें कौन सी संधि हुई, पौंडुचेरी की संधि। तीसरे में कौन सी क्या हुआ, किसके नेतृत्व हुआ था, इधर ये फ्रांसिस थे, आरकोट इधर इसके नेतृत्व में अंग्रेज लड़ा गया था, अंग्रेज लड़े थे। तो बताइए कर्नाटक कितने युद्ध हुए, 3 युद्ध हुए। तीनों में कौन जीता, सब में ब्रिटिश जीते। और पहला युद्ध कब समाप्त हुआ, ला एक्स चापे। दूसरा पांडुचेरी, ठीक रहेगा ना। चलो पांडुचेरी, पांडुचेरी याद रखना। चलो आगे समझते हैं। पांडुचेरी ला एक्स ला चापेल, पांडुचेरी ला एक्स चापेल, पांडुचेरी ला चापेल। ला चापेल भी याद रखना, तब भी है एक्स एक्स एक्सरे से याद रखना ना। और वनडीवास का युद्ध, ये तीसरा कर्नाटक से रिलेटेड रहा। चलो आगे आते हैं, याद रहेगा। चलो आगे आते हैं। सिलाई मशीन के संशोधित संस्करण के लिए सिलाई मशीन संस्करण के लिए पहला संयुक्त राज्य अमेरिका पेटेंट किसे प्रदान किया गया, इलियास हार्वे को। इलियास हार्वे को सिलाई मशीन के संशोधन संस्करण के लिए। सिलाई मशीन कुल मिला कितने आविष्कार किया, रदरफोर्ड ने क्या किया था, केंद्र की खोज की थी, याद रहेगा, ये भी याद रखो। एलेंडो बोल्ट मीटर की खोज की थी। बोल्ट मीटर क्या होता है, बोल्ट को नापने का यंत्र होता है, और आमीटर करंट को नापने का यंत्र, ठीक है ना। बोल्ट मीटर, अच्छा बोल्ट आता है कि करंट आता है, पहले ये बताओ। वोल्टेज पहले आता है कि करंट के आने के बाद आता है, मतलब कौन पहले आता है, वोल्टेज आता है तब करंट आता है, करंट पहले आता है वोल्टेज आता है, ये बताइए आप। बढ़िया क्वेश्चन है। तो रदरफोर्ड केंद्र की खोज की, प्रोटॉन की खोज की, ये याद रखना। प्रोटॉन की खोज की किसने, रदरफोर्ड ने। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थॉमसन ने। और चैडविक ने कहा कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की, ईट पर नाच। न्यूट्रॉन की खोज किसने, चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज किसने की, चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज किसने की, चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, चैडविक। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन,
और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड, केंद्रक की खोज रदरफोर्ड। चलो आगे बढ़ते हम ये बताते हैं कौन सा आमतौर पर प्रकाश के प्राथमिक रंगों के रूप में जाना जाता है। लाल, हरा, नीला, 3 रंग हैं जो प्राथमिक रूप से जाते हैं। इसको कैसे याद रखोगे, देखो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आर रेड और ग्रीन, ब्लू, ब्लू, ग्रीन, रेड। और इसमें सबसे लाल रंग का जो तरंगदैर्ध्य होता है वो सबसे कम होता है, स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। लैम्डा आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती तरंगदैर्ध्य होती है। लाल रंग की सबसे ज़्यादा होती है तरंगदैर्ध्य, लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है, बैगनी रंग के लिए सबसे कम होती है। आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आवृत्ति के फ्रिक्वेंसी प्रोपोर्शनल 1/λ या लैम्डा इंटू एफ बराबर सी होता है, ठीक है ना। तो रेड ऊपर सबसे आ गया, ठीक है ना, ऊपर क्या आ गया रेड, इसकी तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा, वायलेट की सबसे कम। तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा किसकी होती है, तो ऊपर से नीचे क्या करेगा, कम होगा तरंगदैर्ध्य, विब ग्योर। जैसे विब ग्योर, तो इधर से नहीं, तरंगदैर्ध्य इधर से बढ़ेगी, फ्रिक्वेंसी इधर बढ़ेगी, फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी। तो विब ग्योर, फ्रिक्वेंसी किधर बढ़ेगी, इधर, और तरंगदैर्ध्य लैम्डा इधर बढ़ेगा, याद रहेगा। तो लैम्डा का तरंगदैर्ध्य ज़्यादा है तो इसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। चलो कौन सा जल में कौन सा प्रदूषक मिनीमाटा रोग का कारण बनता है। मिनीमाटा जानते ही हो, ये Hg की वजह से होता है, ये Hg की वजह से होता है, किसकी वजह से होता है, मिथाइल मरकरी की वजह से होता है मिनीमाता। अच्छा, मिनीमाता का Hg की वजह से होता है। और एक चीज़ याद रखिए कि Hg का अमलगम बनाता है धातुओं के साथ क्रिया करके। और कोई अमलगम बनाता है, और बताइए, और कोई अमलगम बनाता है। और टसी से ये कैडमियम और ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट, ये भैया आज मैं एक एग्ज़ाम देने आया था, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम का होता है, IES का एग्ज़ाम होता है, इसमें मैंने दिया तो ये क्वेश्चन आया था, ब्लू बेबी सिंड्रोम, इसकी वजह से, नाइट्रेट की वजह से ये होता है। और कैडमियम की वजह से टाइसी, ये याद रखिए, इसकी वजह से अमलगम, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, सोचने वाली बात है। UPSC कराता है IES का एग्ज़ाम, IES का एग्ज़ाम, उसमें आया था ये, सोचने वाली बात है कितना इंपॉर्टेंट है, समझ रहा हूँ ना। तो नाइट्रेट की वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम, CD की वजह से इटाई, टसी एक नामक मक्खी होती है, उसके काटने से भी सोने वाली बीमारी हो जाती है, इटाई रोग होता है ये, टसी वो सोने की बीमारी हो जाती है। तो Hg की वो होने से क्या होता है, तुम्हारा Hg के बढ़ने से क्या हो जाएगा तुम्हारा भैया, मिनीमाता, और नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम, और कैडमियम से इटाई लोग, याद रहेगा। कैडमियम से इटाई लोग, Hg से ब्लू माता, मिनी माता, छोटी माता, बड़ी माता, कुछ भी माता, बस माता हो तो Hg, नाइट्रेट होगा तो ब्लू बेबी सिंड्रोम। इसमें से नीला पीला हरा हो जाता है लड़का छोटा रहता तो उसको क्या करते हैं, झाड़ी के नीचे नहलाते हैं, नहलाने के बाद उसको वो सही हो जाता है, नाइट्रेट झड़ जाता है वही पेड़ के नीचे, पता नहीं किसी का पेड़ होता है वो, तो उसके बाद बच्चा सही हो जाता है, पीला नीला हरा गुलाबी जो होता है वो बच्चा सफ़ेद हो जाएगा चलो 7वां, गीले कचरे को खाद में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। गीले कचरे को खाद में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कंबशन, कंपोजिंग मतलब उपापचन होता है शायद, क्या तो कुल मिला के उसको सड़ाना, कहने का मतलब ये है, सड़ेगा तो बनेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। भस्मीकरण क्या होता है। भस्मीकरण भी एक प्रकार का होता है। भस्म मतलब होता है क्षार, समझ रहे हैं ना। सभी भस्म क्षार होते हैं लेकिन सभी क्षार भस्म नहीं होते हैं, बताओ सही बात है। सभी भस्म क्षार होते हैं लेकिन सभी क्षार भस्म नहीं होते हैं। तो अपरदन के अपघटन होता है, अपघटन में टेम्परेचर ज़्यादा अपघटन जाता है, N2 ज़्यादा अपघटन ज़्यादा। चिटिन ज़्यादातर ह्यूमस में पाए जाने वाले मृत और सड़ने वाले कार्बनिक पदार्थ हैं, जिसको
डेट्रिटस कहते हैं। डेट्रिटस ह्यूमस से पाए जाने वाले मित्र और सड़ने वाले पदार्थ डेट्रिटस कहते हैं। और डेट्रिटस खाद्य श्रृंखला। डेट्रिटस खाद्य श्रृंखला क्या है? मित्र पौधों और जानवरों का अवशेषण से होने वाली। तो ह्यूमस क्या है? सबसे पहले बताइए। ह्यूमस मिट्टी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो पौधों की वृद्धि के लिए बहुत जरूरी होता है। ह्यूमस मतलब उपजाऊ बढ़िया, ह्यूमस अच्छा मतलब उपजाऊ ज़्यादा, ह्यूमस ज़्यादा तो उपजाऊ ज़्यादा, ह्यूमस कम तो सब कुछ बेकार, फसल नहीं होगी। प्राचीन काल औध को क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। देखो इसमें कितने क्वेश्चन बताने वाला हूँ कि प्राचीन काल में अवध को क्या कहते हैं? कौशल। कौशल भगवान राम के कौशलपुर शायद क्या है? अवध। कौशल कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद। अच्छा, एक दक्षिण में जो महाजनपद था उसका नाम बताइए। असमक पोटली, याद रखना, असमक पोटली बहुत इंपॉर्टेंट है। असमक पोटली, ठीक है। चलो इसको पढ़ते हैं। बंगाल आर्मी की नर्सरी, पहले नवाब शहादत अली खान, अंतिम वाजिद अली खान। इन्हीं समय कुशासन की नीति से हड़प लिया गया था, याद रखना। कुशासन की नीति से अली वर्दी शाह के समय इन्हीं को हड़प लिया था। इन्होंने कहा कि कुछ एक कमेंट किए थे, उसको अगर आप बता सकते हो, याद हो तो बताइए। वाजिद अली शाह क्या बोले थे? बेगम हजरत महल लखनऊ से के नेतृत्व की थी जब 1857 वाली क्रांति हुई थी। तो रायबरेली से कौन किया था? शायद कुंवर सिंह से। इलाहाबाद से कौन किया था ये बताइए। लखनऊ झांसी से कौन किया था? झांसी वाली रानी की थी। कानपुर से कौन किए था? नाना साहब किए थे। चलो आगे और पढ़ते हैं। अभी यहाँ से आ गया अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी की रचना किसने? पारेण द्वारा। संस्कृत भाषा, कुल 40 वर्णों का योग। बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, भगवती सूत्र 16 जनपदों का वर्णन किया गया था भगवती सूत्र में। और अंगुत्तर निकाय में 16 जनपदों का वर्णन किया है। दीर्घ निकाय में 12 जनपदों का वर्णन। ये क्या भैया, कभी 16 कभी 17 कभी 16 कभी 17, 16 जनपद का निकाय हुआ है। तो बौद्ध साहित्य जैन साहित्य हुआ। ये सब मत याद करो, बिकॉज तुम बौद्ध साहित्य जैन साहित्य याद कर लो। बहुत अष्टाध्यायी ये पारेण द्वारा रचित संस्कृत भाषा में 40 जनपदों का वर्णन किया है। इसको याद रखना, 40 जनपदों का वर्णन किया गया। अष्टाध्यायी कितने हैं? 40। बौद्ध साहित्य में 16 और बौद्ध साहित्य में 16 और 12, जैन साहित्य में 16। बस चलो, एक मैं पोटली बताया था ना, उसको पहले याद करो। अस्मक पोटली प्रतिष्ठान भी कहते हैं इसको, ये वाला। इसको याद करो सबसे पहले। गोदावरी। गोदावरी दक्षिण की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी भी कहते हैं गोदावरी को। सबसे लंबी नदी है, उसी के तट पर है। प्रतिष्ठान या अस्मक पोटल पोटली भी कहते हैं इसको। प्रतिष्ठान, पैठान, पोटल, पोटली जो भी आए, नाम अलग अलग हर जगह आएगा, ठीक है ना। तो नाम अलग अलग हर जगह आएगा, जो भी आएगा आप उसको बढ़िया से रखिएगा। चलो आगे पढ़ते हैं। इसमें से एक और याद रख कर लीजिएगा, मत वत्स। वत्स जो हमारा था का कौशाम्बी इलाहाबाद के पास में है। वत्स, कौशाम्बी इलाहाबाद, वत्स। और मगध की गद्दी पर सबसे पहले किसने बैठा ये भी याद करो। हर्यक वंश ने। हर्यक वंश, हर्यक वंश। मगध में सबसे पहले शासन कौन सा राज्य किया था? तो हर्यक वंश ने किया था। कौन से? वही अजातशत्रु, बिंबिसार, उदयन, प्रीतिहंता। इसको कहा बोला गया, क्या बोला गया? प्रीतिहंता। प्रीतिहंता मतलब कि अजातशत्रु, बिंबिसार एक दूसरे के पिता पुत्र को मारते गए मारते गए मारते गए। तो ये भी याद रखना, ठीक है ना। तो वत्स हो गया। काशी बनारस, काशी बनारस बनारस ये याद रखना। मगध हो गया राजगीर पाटलिपुत्र। राजगीर में प्रथम बौद्ध सम्मेलन हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन से बताओ जल्दी से। मस्त हो गया। चेदी, अवंती, गंधार, तक्षशिला। इसको याद रख लो, ये बार कई बार पूछा गया। सब नहीं याद रखना। गंधार, तक्षशिला, गंधार, तक्षशिला, कम्बोज, हाटक। कम्बोज याद रख लो, कम्बोज याद रख लो। हाटक, 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 हाटक। चेदी, सोधिवती, अवंती, उज्जैन, गंधार, तक्षशिला, गंधार, तक्षशिला, गंधार, तक्षशिला, कम्बोज, हाटक।
और उसके बाद अस्मक प्रतिष्ठान गोदावरी नदी। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। मगध गंगा के दक्षिण में एवं गंगा का सोन नदी के मिलन स्थान पर स्थित था। मगध कहाँ पर था? मगध में कौन सा? हर्यक वंश। मगध में कौन आया था सबसे पहले? हर्यक वंश। मगध में कौन आया सबसे पहले? हर्यक वंश। गंगा और सोन नदी के मिलन स्थान पर कौन सा था? मगध। गंगा और सोन नदी के मिलन स्थान पर कौन सा था? सबसे शक्तिशाली मगध। सबसे शक्तिशाली होने के कारण मगध। अब देखो बौद्ध धर्म के बारे में देखो पढ़ लेते हैं। तो बौद्ध धर्म क्या है? शक वंश के क्षत्रिय थे। तो इनका जन्म किससे बताया गया है? जन्म क्या है इनका? प्रतीक क्या है जन्म का? बताओ। इनके जन्म का प्रतीक है शेर की चीता या बाघ, कौन सा है? मृत्यु का बताओ, मृत्यु का बताओ, बाघ का बताओ, कुछ भी बताओ, बताओ जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट। बताओ जल्दी। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इनकी इनका जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी। मृत्यु कहाँ हुआ? कुशीनगर। बचपन का नाम सिद्धार्थ। सिद्धार्थ से क्या बने? बुद्ध। पिता का नाम सुद्धोधन। माता का नाम मायाबाई। सतोली माँ गौतमी। प्रथम भिक्षुणी बनी। प्रथम उपदेश सारनाथ, ये याद रखो, सारनाथ। पत्नी यशोधरा। बेटा राहुल। गृह त्याग 30 वर्ष की अवस्था में। शिक्षा के ये दोनों हुए। ज्ञान प्राप्ति बोधि ध्रुव के नीचे उर्वरा बोध गया में। देखो ज्ञान की प्राप्ति बोध में, बोध गया बिहार, निरंजना नदी के किनारे। और ज्ञान की प्राप्ति बोध नदी। शिक्षा। गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। और मृत्यु का प्रतीक क्या है? स्तूप। मृत्यु का प्रतीक क्या है? स्तूप। मृत्यु का प्रतीक क्या है? स्तूप। और गृह त्याग का क्या है? घोड़ा। और जन्म क्या है? कमल। जन्म का क्या है? कमल। मृत्यु का क्या है? स्तूप। गृह त्याग का क्या है? घोड़ा। याद रहेगा। प्रथम उद्देश्य बोध गया और ज्ञान प्राप्ति बोध गया। प्रथम उद्देश्य सारनाथ और ज्ञान की प्राप्ति बोध गया। बुद्ध के जीवन में प्रतीक बताइए। ये आ ही गया ना, कमल, घोड़ा, बोधिसत्व, पहला उपदेश पहिया और मृत्यु स्तूप। याद आ गया ना। घोड़ा मतलब घटक, रथ मतलब चलना, घोड़ा मतलब घंटक, गंतक गंतक, घंतक घंतक आप गाना सुने होंगे। गंथक गंथक गंथक, वैसे कंथक 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 घोड़ा, कंथक कंथक घोड़ा। स्तूप मतलब मृत्यु, स्तूप मतलब मृत्यु। पहिया मतलब पहला उपदेश, पहिया मतलब पहिया उपदेश, पहला मतलब पहिया उपदेश, पहला उपदेश। देखो याद, पहिया मतलब पहिया, बोधिसत्व मतलब वृक्ष, घोड़ा मतलब गीता, घोड़ा से बैठकर तुबुक 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 गए। तो घोड़ा मतलब गृह त्याग, कमल मतलब ऐसे याद रखो, तुबुक तुबुक घोड़ा से गए, याद रहेगा ना। तो बुद्ध की मृत्यु क्या हो? कुशीनगर। एशिया के प्रति बहुत इंपॉर्टेंट भाई, द लाइट ऑफ एशिया भगवान बुद्ध, द लाइट ऑफ एशिया भगवान बुद्ध। जो बुद्ध को पढ़ लिया उसको कभी कोई बुद्ध नहीं बना, बुद्धू नहीं बना पाएगा। चलो आगे पढ़ते हैं। मछली के कितने वक्ष होते हैं भैया? इसको है, अपवादित है, मगरमच्छ के 4 वक्ष होते हैं, सरीसृप के 3, उभयचर के 3, पक्षी 4, पक्षी 4, वैसे तो मछली के 2 होते हैं। मनुष्य कितने वक्ष होते हैं? 2, 2 होते हैं और ये जलता नहीं है। तो स्तनधारियों कितने होते हैं? 4। अपने 4 हैं? नहीं, हो सकते हैं स्तनधारियों को 4 हैं, उभयचर के 3 हैं, सरीसृप के 3 हैं, इतने 3 हैं, मगरमच्छ के यहाँ 4 होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आ गया, ये आ गया भाई, ये आ गया, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। चलो सबसे पहले आपको दयालिन, बयानी, शिरा, महाशिरा और निलय और अलिंद, फुफ्फुस। सबसे पहले धमनी और शिरा याद रखिए। सबसे पहले धमनी में क्या है? शुद्ध रक्त बहता है, शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस शिरा अलग होता है। फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहेगा, फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त बहेगा, याद रहेगा। 2 निलय, बयान दया, दया बयान, अनिल और निलय, अनिल और निलय, अनिल और निलय, अनिल और निलय। अक्षीकरण का मतलब शुद्ध रक्त, अनाक्षीकरण का मतलब
इसमें कार्बन हो। अच्छा, इसमें शुद्ध ऑक्सीकरण मतलब इसमें 21%, इसमें 17% ऑक्सीजन, इसमें 21%, इसमें 17%, ये भी याद रखना। 21%, 17%, अनॉक्सी मतलब 17% ऑक्सीजन, ऑक्सी मतलब 21% ऑक्सीजन। अब देखो, जो हमारा फुफ्फुस है, फुफ्फुस धमनी में क्या, अनॉक्सी, अनॉक्सी मतलब अशुद्ध रक्त, ये अपवाद है। और फुफ्फुस सीरा, सीरा सीरा मतलब ऑक्सी, 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 ऑक्सी मतलब ये अपवाद हो गया। धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त, धमनी मतलब दौड़, धमनी मतलब शुद्ध रक्त, धमनी मतलब शुद्ध रक्त, धमनी मतलब शुद्ध रक्त, नहीं फुफ्फुस धमनी मतलब अशुद्ध रक्त, फुफ्फुस धमनी मतलब अशुद्ध रक्त, फुफ्फुस धमनी मतलब अशुद्ध रक्त, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस धमनी होगा सबसे बड़ी धमनी ओर्टा। जब हृदय जब सिकुड़ता है तो कंटैक्ट मतलब सिकुड़ जाएगा, 120 से 80 के बीच होता है, और रिलैक्स में 80, कंटैक्ट में 120 एचजी दबाव प्रेशर, जब सिकुड़ता है तो 120 और रिलैक्स होता है तो 80। तो इसलिए टेम्परेचर बढ़ जाता है तो आदमी की धड़कन की देर बढ़ जाती है और बीपी बढ़ना शुरू होती है, वही है बीपी मतलब ये बढ़ना शुरू हो जाती है यही बीपी की माप है। हृदय का वाल्व माइटर माधवनी थिगन। कृत्रिम हृदय सबसे पहले कृत्रिम हृदय डब और डब ध्वनि उत्पन्न करता है। तो हृदय की गति कैसे नापी जाती है, ये कई बार पूछा भैया। हृदय कितनी गति आती, स्फेंगमोमीटर, रक्तचाप, बीपी जिसको कहते हैं, बीपी क्या 80 से 120, ठीक रहेगा ना, 80 से 120। भारत में किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। तो भारत में मुख्यमंत्री और पीएम दोनों बनने की लगभग सेम होती हैं, 25 वर्ष पूरा कर चुका हो, लोकसभा विधानसभा का सदस्य हो, और राज्यसभा विधान परिषद 30 वर्ष होनी चाहिए, स्थानीय निगम पंचायत के लिए 21 वर्ष, मतदान के लिए 18 वर्ष। अब ये मतदान के लिए 18 वर्ष से 21 वर्ष किस अनुच्छेद 61वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। अब 61वां अनुच्छेद में क्या है आप ये बताइए। दशम याद करो, दशम हम पढ़ाए थे ना, महाभियोग, राष्ट्रपति का महाभियोग, याद भी नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़ता लड़का, सुधर नहीं रहा। 1888 में हुआ था, याद रखना, 1888 में। चलो, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल 35 वर्ष, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के लिए 62 वर्ष पर ख़त्म, स्टार्टिंग कोई लिमिट नहीं है, लेकिन 62 वर्ष ख़त्म, 62 वर्ष पर ख़त्म, 62 पर हाई कोर्ट, 65 पर सुप्रीम कोर्ट, 62 पर हाई कोर्ट, 65 पर सुप्रीम कोर्ट, 62 पर हाई कोर्ट, 65 का सुप्रीम कोर्ट। गोवा को महाराष्ट्र राज्य में विलय का विकल्प किस वर्ष दिया गया था। 67, बोला था हम गोवा हैं, हम गोवा हैं और हम जाएंगे नहीं। गोवा में पुर्तगालियों को कब्जा किएगा ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय द्वारा पुर्तगालियों के कब्जे को खत्म कर दिया गया। तो ऑपरेशन शक्ति कहाँ लगी, ऑपरेशन गंगा कहाँ गई, सिंदूर क्या है, और ऑपरेशन पोलो क्या है, सब बताइए। तो ऑपरेशन पोलो कहाँ यूज हुआ था बताइए जल्दी से। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद ऑपरेशन पोलो। और गोवा के लिए ऑपरेशन कौन सा, गोवा के लिए ऑपरेशन विजय, हैदराबाद ऑपरेशन पोलो, और ऑपरेशन गंगा यूक्रेन के उनको निकालने के लिए, यूक्रेन से अपने भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा। चलो, बॉम्बे और महाराष्ट्र में अलग अलग किया गया, कब किया गया बॉम्बे और गुजरात को, बॉम्बे को महाराष्ट्र और गुजरात को अलग किया गया 1960 में। भारत का पहली भाषा आधार पर आंध्र प्रदेश, ये पहले भाषा आधार पर बांधा गया, आंध्र प्रदेश को किया गया। ये किसके आयोग द्वारा, फजल अली कमीशन। हृदयनाथ कुंजरी पता है, इस ससुरो इनके दिमाग इतना नहीं रहा, ये अनशन पर बैठ गए, 60-65 दिन बैठा रह गया, ये गैन मर तो फिर गवर्नमेंट ने कहा भैया चल इसको दे दे, अगर मर गया तो ठीक है लेकिन कम से कम इसको दे दिया जाए, तो इसको दे दिया गया भाषा के आधार पर।
ठीक है ना। भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन आयोग हो गया। तो इसके धर का आयोग 1948 भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन का विरोध किया गया, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया गया। जेवीपी समिति 1984 भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन की मांग की गई। 1953 में पोर्ट की रोमुल्लो ने 56 दिनों के बाद अनशन किया और मृत्यु। रोमुल्लो थे रोमुल्लो थे रोमुल्लो रोमुल्लो रोमुल्लो, इनके नामों रोमुल्लो है। रोमुल्लुआ ए रोमुल्लुआ मर गया, मर गया मर गया मर गया। 56 दिन बाद ये रोमुल्लुआ ने अपनी देह को त्याग दिया। देह नहीं, आत्मा को त्याग दिया। आत्मा ने देह को त्याग दिया। पहला भाषीय आधार पर आंध्र प्रदेश, और भी तेलुगु, आंध्र प्रदेश तेलुगु, अब आंध्र प्रदेश तेलुगु। तो राज्य पुनर्गठन आयोग, फजल अली कमीशन 1953। कौन सा संविधान संशोधन रहा? 7वां संविधान संशोधन। फजल अली कमीशन, पुनर्गठन, राज्य पुनर्गठन आयोग, 14 राज्य 6 यूटी। इस समय क्या था? 14 राज्य 6 यूटी, ये भी याद रखना। इस आयोग ने एक भाषा एक राज्य की इस आयोग ने एक भाषा एक राज्य को खारिज कर दिया। भारत बहुभाषीय देश बन गया। भाषीय आधार पर राज्य के पुनर्गठन को स्वीकार किया गया। 1900 कब? 1900 बताइए किस सन में? 1956 में राज्य पुनर्गठन 1956 में। और 7वां संविधान संशोधन नए तरीके से करूँगा, फजल अली कमीशन, ये भी याद रखना। 1953 में थ्रो पोजीशन ट्रैफिक सिग्नल का पेटेंट कराया गया। बहुत बार ही पूछा गया भैया। 3 पोजीशन ट्रैफिक सिग्नल का पेटेंट कराया गया था गैरेट मॉर्गन 1923 में। स्वराज पार्टी की सभा 1923 में हुआ था। कौन से? CR दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। 1923 में क्या हुआ था? CR दास, चित्तरंजन दास। 1923 में चित्तरंजन दास, CR दास। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ। CR दास, मोतीलाल नेहरू। ऑल इंडिया खिलाफत आंदोलन, स्वराज पार्टी। गैरेट मॉर्गन 1923 में 3 पोजीशन ट्रैफिक सिग्नल का उपयोग किया गया। 1923 में गैरेट मॉर्गन। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, वही चीज़ हमारा 1928 में सोशलिस्ट शब्द जुड़ गया। ककोरी ट्रेन जगटी 1925 में हुई थी। योजना आयोग समिति 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने की। राष्ट्रीय योजना समिति सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सुभाष चंद्र बोस ने 1839 में हरिपुरा और त्रिपुरा का अधिवेशन किया था। और GPS का फुल फॉर्म बताइए? ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, GPS जानती हूँ, भारत का NOVS नेविगेशन विद इंडिया कंस्टलेशन, इसका फुल फॉर्म ये हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन आता है कांचीपुरम। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है भाई ये सब। कांचीपुरम में कैलाश मंदिर किसके शासनकाल में बना? नरसिंह द्वितीय के शासनकाल में। संस्थापक विष्णुगुप्त। कांचीपुरम पल्लव वंश में है। इसके संस्थापक कौन से? सिंह विष्णु। राजधानी कांचीपुरम और नरसिंहवर्मन भी सेकंड। कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन सेकंड। अच्छा, साउथ में जो मंदिरें बनी थी वो किस शैली में बनी है? याद करना है, द्रविड़ शैली में। किस शैली में? द्रविड़ शैली में। देख रहे हो एक क्वेश्चन पर 10-15 क्वेश्चन करा रहे हैं, इतना नहीं समझ में आ रहा है। द्रविड़ शैली साउथ में जितने भी मंदिरें बनी, और इनके परिसर को क्या कहते थे? गोपुरम। बहुत बार आ चुका है गोपुरम। इसके द्वार को क्या कहते थे? द्वार से जो गेट बनता है, गेट पर ही जो बनता है उसको क्या कहते थे? परिसर को तो गोपुरम कहते हैं। उसके द्वार पर जो है उसको क्या कहते हैं? द्वार पर ही गेट जो बनता है। तो कैलाश मंदिर क्या है? एक यहाँ पर एलोरा महाराष्ट्र में भी बना है, और ये कैलाश मंदिर कांचीपुरम वाला है। ध्यान देना, 2 कैलाश मंदिर हैं। अगर एलोरा वाला पूछे महाराष्ट्र तो राष्ट्रकूट प्रथम ने बनाया था। अगर कैलाश मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनाया था। वातापी कोडा की उपाधि उदाहरण की थी नरसिंह। बलिपुरम में सौर मंदिर, बलिपुरम इन्हीं ने बनाया था। नरसिंह प्रथम की हत्या, पुलकेशिन दूसरे की हत्या, सब किया गया था। नरसिंह द्वितीय ने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या की, पुलकेशिन द्वितीय ने नरसिंह प्रथम की हत्या की, क्योंकि नरसिंह प्रथम इसी के रिलेटेड थे, तो इन्होंने पुलकेशिन द्वितीय के। पुलकेशिन से एक एहोल का संबंध किससे? पुलकेशिन द्वितीय से है।
तो कांचीपुरम बताइए, पल्लवों पल्लवों पल्लवों। संस्थापक सिंह विष्णु, राजधानी कांचीपुरम। उसके बाद चेर, ये क्वेश्चन लास्ट है, इसके बाद मैं ख़त्म कर दूंगा और उसके बाद आगे पढ़ूंगा। तो सबसे पहले यहाँ चोर, यहाँ पांडव, यहाँ चोल, पांड्या चेर चोल। और पूर्वी पश्चिमी ये कहाँ मिलेंगे, नीलगिरी पर्वत के पास। नीलगिरी पर्वत अनाईमुड़ी पहाड़ी है, उसकी सबसे चोटी का नाम भी अनाईमुड़ी चोटी है, जो साउथ की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी बताइए, डोडाबेट्टा, डोडाबेट्टा दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। चेर चोल पांडव, चेल चोल पांडव, इसका प्रतीक पूछता है, ये याद रखना। चेल चोल पांडव, देखो ये चेर है, ये क्या है, चेल है। चेल चोल पांडव तीनों का प्रतीक याद रखना। धनुष बाण, अब इसको कैसे लगाओगे अभी बताता हूँ। और इसका क्या हो गया, इसका प्रतीक क्या हो गया बताइए। इसका प्रतीक बाघ होता है, इसका प्रतीक बाघ हो गया, ये कई बार पूछा। अब पांडवों का प्रतीक क्या हो गया, मछली हो गई। पांडवों का देखो, इसको याद कराता हूँ, पांडवों का मछली, पांडव का मछली, पांडव का मछली कैसे याद करोगे। देखो पांडवों में जब अर्जुन अर्जुन थे तो उन्होंने किसकी आंख में मारी थी तीर, मछली की आंख में, वो भी उल्टा। तो पांडवों को मछली याद हो जाएगा। अब मदुरई याद है, मछली से मदुरई याद रख लेना, तमिलनाडु में है। पांडव से मछली और मछली से मदुरई याद रख लेना। अब चोल और चेर, चेर में रा आ रहा है, देख रहे हो, चेर में रा आ रहा है। रा से धनुष बाण, रा 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 ससराती हुई जाती है ना, धनुष बाण। चेर से धनुष बाण, धनुष बाण, चेर से धनुष बाण, चेर से धनुष बाण, चेर से धनुष बाण। चोल, चोर से शेर, चोल का शेर याद ही रहेगा। तो पांडव का मछली, चेर का धनुष बाण, रा से अरा रा 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 चेर, ठीक है ना, चलो याद रहेगा। तो आगे अब फिर कल बताएंगे, ये बार ख़त्म करते हैं। और देखो ये गोपुरम अभी बताए थे ना, परिसर को गोपुरम कहते हैं, और परिसर को गोपुरम, गोपुरम डिवाइडेड टेम्पल। और विमाना, ये देखो विमाना, इसको शिखारा, इसको मंडपा, ठीक है ना, ये गोपुरम कहते हैं परिसर को। और वमाना शिखरा मंडपा। चलो ठीक है, यहीं पर ख़त्म करते हैं। और आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा ये पीडीएफ कितनी इंपॉर्टेंट रही। तो धनुष बाण हो गया, चेर हो गया, और कांचीपुरम दो, कैलाश मंदिर कांचीपुरम और कैलाश मंदिर एलोरा, एलोरा वाला कृष्ण प्रथम, यहाँ पर नरसिंह द्वितीय, उनके साथ द्वितीय हत्या की। और जीएसटी जीपीएस याद रखोगे। ककोरी ट्रेन के 1925 7वां संविधान नए तरीके से बनाया गया। आंध्र प्रदेश पहला राजकीय भाषा के आधार पर। स्पिगोमीटर रक्तचाप हो गया। धमनी और शिरा का संबंध, तैयाक्सी मतलब शुद्ध, अनाक्सी मतलब ऑक्सीजन युक्त। महावेश निष्क्रमण, गृहीत्याग, गृहीतक मतलब घोड़ा, बोधिसत्व ज्ञान प्राप्ति, स्तूप मृत्यु कमल प्रतीक। माता का नाम ये, माता वो नाम ज्ञान प्राप्ति, छोटा गृहीत्याग 30 वर्ष की अवस्था में। यहाँ पर अस्मक प्रतिष्ठान याद रखना, गंधार तक्षण याद रखना, मत्स्य वत्स्य कौसम्बी याद रखना, मगध सबसे राजगिरी, वैशाली पटना, मगध सबसे दुनिया का सबसे ताकतवर महा वो था। जैन में 16, अष्टाध्यायी में 18 पारी ने लिखा था, ठीक है ना। तो नाइट्रेट की ब्लू बेबी सिंड्रोम, कैडियम की विटामिन सी, एच की कमी से मिनी माता, छोटा माता, बड़ी माता, बड़ी माता, सी कैडियम विटामिन, नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम। कौन सा आमतौर प्रकार से रंगों में माना जाता है, लाल हरा, आरजीबी। ये हो गया अंग्रेजी। 1556 तीसरा कर्नाटक, द्वितीय कर्नाटक, तीसरा पंडित चरिक सिंह दूसरे वाले में हुई थी। ला चापेल का प्रथम कर्नाटक युद्ध, इलाहाबाद 1765 में, बक्सर 1764, और रॉबर्ट क्लाइव इलाहाबाद की संधि के लिए बुलाया गया था 1757 को। रॉबर्ट क्लाइव इसी में युद्ध में पूरा भाग लिया था। आरबीआई 1935, राष्ट्रीय ग्रामीण 1949,
और SBI 1955, RBI 1949, ये आ गया ना। स्थापना 1949 में, राष्ट्रीयकरण, और ये यहाँ पर ख़त्म होता है। चलिए कोई नहीं। तो आप लोग थोड़ा सा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत गरीब यूट्यूब चैनल है। ओके, चलो ठीक है, जय हिंद, हर हर महादेव।